दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे हूं और आज हम लोग बात करेंगे सार्क अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, या इसे हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन अंग्रेज़ी में कह सकते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारी चर्चा होगी और हमारी चर्चा कई भागों में विभाजित है। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी अवधारणात्मक पृष्ठभूमि क्या है, कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड क्या है। बहुत ज़रूरी होता है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, तो हम इस पर जोर देंगे। फिर जानने की कोशिश करेंगे कि सार्क है क्या। अमूमन जब भी हमने सार्क को सुना है, अगर ऐसे नए विद्यार्थी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध या राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं किया है, तो सार्क की जब भी बात होती है तो उनका ध्यान मछली की ओर जाता है। ये बिल्कुल भी मछली नहीं है, हम इसको समझेंगे। फिर हम समझने का प्रयास करेंगे कि सार्क की स्थापना हुई क्यों, आखिर वो कौन सी दिलचस्प बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं जो सार्क की स्थापना से संबंधित हैं। सार्क का चार्टर है और इस चार्टर में सार्क के सिद्धांतों का उल्लेख है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उद्देश्यों को जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सार्क के, किन उद्देश्यों को लेकर इस संगठन की स्थापना हुई थी। फिर हम बात करेंगे सार्क के संगठनात्मक ढांचे पर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर, कि सार्क काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है सार्क। सार्क की संभावनाओं को भी तलाशने की कोशिश होगी। हालांकि सतही तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि सार्क में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे सार्क की संभावनाओं के अंतर्गत। इसमें भी दो राय नहीं है कि सार्क की अनेक कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों को समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन से हर्डल्स हैं जो सार्क को एक सफल संगठन बनाने से रोकते आए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सार्क या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के अवधारणात्मक पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कई दृष्टिकोण हैं। उसमें से दो दृष्टिकोण अत्यंत लोकप्रिय हैं, जैसे आदर्शवादी दृष्टिकोण, आइडियलिस्टिक अप्रोच, और दूसरा यथार्थवादी दृष्टिकोण, रियलिस्टिक अप्रोच। जब भी हम यथार्थवादी दृष्टिकोण को पढ़ते हैं, ख़ासतौर पर मॉर्गेनथाउ जैसे विद्वानों की रचनाएं हैं, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, इन सब का जब अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ठीक उसी तरह की व्यवस्था है जैसे हॉब्स ने चित्रित की है राज्य से पूर्व की उस जंगली अवस्था को, जिसमें सभी के विरुद्ध संघर्षरत थे। ऐसा हमें प्रतीत होता है। हमें मैकियावेली के विचार बिल्कुल सार्थक और सटीक समझ में आते हैं जब हम यथार्थवादी दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने की कोशिशें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका दूसरा पक्ष भी है जो आदर्शवादी दृष्टिकोण से जाना जाता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण एक ऐसा दृष्टिकोण है जो ये मानता है कि मनुष्यों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं, और अगर मानव दूसरे मानवों से सहयोग करे, मित्रता करे, तो उसकी बहुत सारी कठिनाइयां हल हो सकती हैं। प्रयास करने की ज़रूरत है। यथार्थवादी मानव स्वभाव पर यकीन नहीं करते हैं और कहते हैं कि वो दुष्ट है स्वभाव से। आदर्शवादी ऐसा मानते हैं कि नहीं, मानव में शांति और सहयोग के विचार बहुत मजबूती से स्थापित होते हैं। इन दो दृष्टिकोणों में से
अब हम यथार्थवादी दृष्टिकोण को यहीं तिलांजलि देते हैं और हम आदर्शवादी दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि पहला विश्व युद्ध होता है और उसके बाद राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। दूसरा विश्व युद्ध होता है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। अगर आप वैश्विक राजनीति के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो आपको आसानी से समझ में चीज़ें आती हैं कि संघर्ष तो होता रहा है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन सहयोग भी होता रहा है। ऐसी कोशिशें भी होती रही हैं जिसमें शक्ति का उपयोग, शक्ति का सदुपयोग निर्माण के कार्यों में हो। युद्ध विनाशकारी है। पिछले 2000 सालों में जो युद्ध हुए हैं दुनिया में, उन्होंने संपूर्ण मानवता को अभूतपूर्व विनाश की गर्त में ढकेला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आदर्शवादी दृष्टिकोण से प्रेरित ही संभावनाएं होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना में परिणत होती हैं, परिलक्षित होती हैं। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण के आधार पर आज हम सार्क पर बातें करेंगे कि कैसे एक ऐसे क्षेत्र में दुनिया के जिसमें काफ़ी संघर्ष हुए हैं, और अगर आप ख़ासतौर पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों पर दृष्टिपात करें तो कैसे भारतीय उपमहाद्वीप में औपनिवेशिक ताकत का खात्मा हुआ और कैसे यहाँ नए राज्यों का जन्म हुआ, विभाजन की त्रासदी हुई उपमहाद्वीप में, लाखों करोड़ों लोग बेदखल कर दिए गए अपने मौलिक स्थलों से और अनेक कठिनाइयाँ हुईं, तमाम हिंसा हुई, तमाम क्षति हुई, एक दूसरे के प्रति अभूतपूर्व घृणा भी पनपी। ये सब हुआ, लेकिन वो कोशिशें भी कम नहीं हुई जिन्होंने इस क्षेत्र को मजबूती से स्थापित करने में प्रबल योगदान दिया। अगर हम भौगोलिक रूप से दृष्टिपात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप, ऐसा आपको प्रतीत होता है कि इसका अपना एक वैशिष्ट्य है। आप देखें, हिमालय का विस्तार देखें कि कैसे हिंदकुश से उभरता हुआ हिमालय 2400 किलोमीटर की लंबाई में जाता हुआ म्यांमार के अराकान, म्यांमार तक जाता है, और कैसे समुद्र की सीमाएं जो हैं, हिंद महासागर को हम देखें, इधर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में देखें तो किस तरह से समुद्री सीमाएं निर्धारित होती हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप का अपना एक भौगोलिक वैशिष्ट्य है और यही भौगोलिक विशिष्टता इसे दुनिया से अलग करती है। और स्वाभाविक सी बात है कि लंबे समय तक इस भौगोलिक विशिष्टता के कारण, इसमें लंबे समय में अनेक सांस्कृतिक मूल्य भी जन्मे। तो एक तरह से देखा जाए कि भूगोल का संस्कृति से अपार संबंध होता है, तो अनेक जो सांस्कृतिक तत्व हैं वो भी जन्मे। तो कुल मिला के अगर हम देखें दक्षिण एशिया को, तो उसमें समरूपता मिलती है सांस्कृतिक मूल्यों की, सांस्कृतिक तत्वों की, भौगोलिक एकरूपता तो है ही। तो यह एक ऐसी दिशा की ओर हमें ले जाते हैं जहां हमें लगता है कि अगर प्राचीन काल में देखें तो ये भूमि एक तरह से बड़ी पुण्य भूमि रही है, दुनिया की एक तरह से आध्यात्मिक राजधानी इसको कहा जाना चाहिए। और आपको पता ही है कि भारत को विश्व गुरु कहते रहे हैं, और दुनिया की जो पहली पुस्तक है ऋग्वेद, उसकी रचना भी यहीं हुई थी। तो कितनी बड़ी बड़ी जो रचनाएं हैं जो इस तथ्य को स्थापित करती हैं कि ये निश्चित रूप से पुण्य भूमि रही है, महत्वपूर्ण भूमि रही है, और न सिर्फ इस उपमहाद्वीप के लिए बल्कि दुनिया में भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए भी इस भूमि का अभूतपूर्व योगदान रहा है। तो जब इतना महत्वपूर्ण सब कुछ रहा है, इतना गौरवशाली इतिहास है, इतनी भौगोलिक क्षमता है, संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, तो सहयोग क्यों न किया जाए, क्यों ना इन सब सकारात्मक स्थितियों का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाए। जो इस क्षेत्र के रहने वाले जो निवासी हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, लेकिन उनमें एक तरह से एक एकाकार है। आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समानताएं हैं, मिलती हैं। तो क्यों ना इन सब देशों में रहने वाले लोगों का भला किया जाए। तो यही आदर्शवाद था जिस भावना से प्रेरित होकर सार्क या दक्षेस की स्थापना
की रूपरेखा तैयार की गई। तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि सार्क की जो अवधारणात्मक पृष्ठभूमि या कंसेप्चुअल बैकग्राउंड है वो क्या है। अब हम अगले बिंदु पर बात करते हैं और वो है सार्क आखिर है क्या। आखिर सार्क की स्थिति और को समझने की कोशिश करेंगे हम। अगर आप देखें दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात के संसार में कि अनेक वैश्विक और क्षेत्रीय संगठन आकार लेते रहे हैं। वैश्विक संगठन जैसे कि विश्व व्यापार संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इन सब में आप देखें तो ये इनका पूरी दुनिया पर प्रभाव है। ये एक तरह से सांसारिक संगठन हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ऐसे भी क्षेत्रीय संगठन देखने को मिलेंगे, रीजनल ग्रुप्स जिन्हें हम कहते हैं, जो क्षेत्र विशेष पर जिनका प्रभाव होता है और क्षेत्र विशेष के देशों को मिलाकर बनते रहें। जैसे यूरोपीय संघ की हम बात करें, आसियान की बात करें, और इसी क्रम में सार्क को भी शामिल किया जा सकता है। तो सार्क की अगर हम एक लाइन में पूछें, एक पंक्ति में कहा जाए कि सार्क है क्या, तो इसका सीधा सीधा जवाब यही कि सार्क एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जिसका गठन भारतीय उपमहाद्वीप के 8 देशों में, मूल रूप से तो ये 7 देश थे लेकिन बाद में 8 हो गए, के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ या सार्क का गठन इसी उद्देश्य से किया गया था कि यहाँ के लोगों के कल्याण में अधिक से अधिक वृद्धि हो। 7 व 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था और यहीं पर सार्क की स्थापना हुई थी। आपको पता ही है कि ये 7 देश भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। भारत सबसे बड़ा और मालदीव सबसे छोटा देश है। एक बात और बताता चलूँ कि मूल रूप से सार्क के सदस्य देशों की संख्या 7 यानी कि 7 थी, और 2007 में जो नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ उसमें अफ़गानिस्तान को सार्क का 8वां सदस्य देश जो है बनाया गया है। तो कुल मिला के सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है। और एक तरह से देखा जाए तो दक्षिण एशिया के ये जो 7 देश और अफ़गानिस्तान को मिला के 8 देश हैं, तो एक तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत थी सार्क की स्थापना के रूप में। और अगर आप स्थापना के समय इन देशों के नेताओं के जो भाषण थे उसको आप पढ़ें, सुने, तो आपको पता चलेगा कि कितने उत्साह से सराबोर थे इन देशों के नेता, ख़ासतौर पे सार्क के भविष्य को लेकर। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि सहयोग में वृद्धि हो और तनाव में कमी लाए जाए, ऐसे प्रयास किए जाएं सार्क के मंच के माध्यम से। तो एक तरह से देखा जाए तो किसी ने इसको युगांतरकारी घटना कहा, किसी ने कहा कि ये तो सामूहिक सूझबूझ का एक बहुत ही खूबसूरत प्रयोग है और बहुत बेहतरीन राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति भी इसको कहा गया। तो अलग अलग विशेषणों से सार्क की स्थापना के समय इस क्षेत्र के जो सामूहिक जो सहयोग है उसको अनेक अनेक शब्दों से परिभाषित करने की कोशिश की गई। तो ये महत्वपूर्ण जो बात है वो हमें समझनी होगी। अब हम समझने का प्रयास करेंगे इतना समझकर कि सार्क की स्थापना से संबंधित कुछ तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो वो हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर सार्क का विचार जो है वो कैसे जन्मा। तो आपको एक बात बताता चलूँ कि सार्क का जो विकास है वो बहुत ही धीरे धीरे हुआ है, आराम से हुआ है। इस विचार का जो विकास है, जो इस विचार का जो विस्तार है वो धीरे धीरे हुआ है और आखिर में ये सार्क के रूप में परिणत हुआ। और माना ये जाता है कि दक्षिण एशिया के देशों को मिलाकर एक मजबूत क्षेत्रीय संगठन बनाने का जो आइडिया है, जो थॉट है, वो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे ज़िया उर रहमान, उनके मस्तिष्क में आया था, उन्होंने ही ये विचार दिया था। तो
ज़ियाउर रहमान should be credited to have coined the idea of SAARC। और उन्होंने क्या किया था कि 3 सालों में लगभग 1977 से 1980 के बीच कई देशों की यात्राएं की थी। इसमें इन देशों में नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल था। और इसके बाद जब वो लौट कर आए थे तो उन्होंने एक दस्तावेज़ तैयार करवाया था जिसमें बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारी बातें की गई थी, जिसमें सार्क के सदस्य देश जो हैं वो आपस में सहयोग कर सकते थे। तो इसके बाद जब 1981 में बांग्लादेश में जो इस बांग्लादेश के दस्तावेज़ में विचार करने के लिए एक विदेश सचिवों का सम्मेलन बुलाया गया था और 1981 में इस पर विचार किया गया, तो इसमें ये संभावना महसूस की गई कि हाँ, जो ज़ियाउर रहमान साहब जो सुझाते हैं उस पर निश्चित रूप से अमल किया जा सकता है। और फाइनली जो है 1985 में सार्क की स्थापना हुई। अब हम बात करते हैं सिद्धांतों की और उन उद्देश्यों की जो सार्क से जुड़े हुए हैं। हर संगठन का अपना एक उद्देश्य होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना उद्देश्य है, वैसे ही क्षेत्रीय संगठन हैं आसियान और यूरोपीय संघ, इनके अपने अपने उद्देश्य हैं। तो सार्क का भी अपना उद्देश्य है और अपने सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले हम सार्क के जो उद्देश्य हैं उन पर चर्चा करेंगे कि सार्क के उद्देश्य हैं क्या। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो जीवन स्तर है उसको उठाना, उसको मजबूत करना, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ठीक करना, बेहतर बनाना। आपको पता है कि दक्षिण एशिया के देश गरीब रहे हैं लंबे समय से और बहुत से अर्थशास्त्री हैं, बहुत से जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि गरीबी एक ऐसा एक कॉमन एनिमी है यहाँ के देशों की जनता का। और अभूतपूर्व संभावनाएं हैं इस बात की कि अगर सारे देश मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ें इस शत्रु से अर्थात गरीबी से, तो निश्चित रूप से इन देशों को सफलता मिल सकती है। तो सबसे ज़रूरी जो क्षेत्र था वो था कि दक्षिण एशिया की जो जनता है कैसे उसके जीवन स्तर में सुधार किया जाए, किस तरह की गतिविधियां शामिल की जाएं, एग्जीक्यूट की जाएं, जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरे और लोगों का कल्याण हो। साथ ही साथ ये भी पता है कि औपनिवेशिक काल में भयंकर शोषण के कारण यहाँ पर बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई और एक तरह से बहुत ज़्यादा निर्भरता रही है इन देशों की दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के बीच। तो ये भी कोशिश थी कि ये भी एक सिद्धांत के तौर पर शामिल किया गया, उद्देश्यों के तौर पर शामिल किया गया कि कैसे आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो इन देशों में, ताकि कम से कम महाशक्तियों पर निर्भर रहना पड़े। और फिर एक और इनका उद्देश्य था कि अपनी कोशिशें करनी है ताकि सामाजिक सांस्कृतिक विकास में और तेज़ी आए और आपसी सूझबूझ से एक दूसरे की जो समस्याएं हैं वो समझें, एक दूसरे को लेकर विश्वास और मजबूत हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक वृहद आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्र में अभूतपूर्व सहयोग की संभावनाओं को भी उद्देश्यों में शामिल किया गया। तो उद्देश्यों में को समझने से हमें एक बात तो साफ साफ मालूम पड़ती है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को समर्पित हैं ये सार्क के उद्देश्य। अब हम उन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जो किसी भी संगठन का महत्वपूर्ण आधार होते हैं। सार्क के भी कई सिद्धांत रहे हैं और सार्क का जो चार्टर है, और मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इस चार्टर में 10 धाराएं हैं और इसमें जो अनुच्छेद 2 है वो कई सिद्धांतों की बात करता है सार्क के। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना, हस्तक्षेप न करना और एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का, राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करना। मित्रों, पंचशील में भी इसी सिद्धांत को शामिल किया गया है। और पंचशील अगर आप पढ़ते हैं जो भारत और चीन के संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है, तो उसमें भी था कि अनाक्रमण और एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करना। तो कुल मिला के ये सार्क में भी ये सिद्धांत शामिल है। और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय
एक तरह से ऐसे प्रकार से सहयोग किया जाएगा जिससे एक दूसरे का स्थायी हित होगा। और एक तरह से एक सिद्धांत और भी है सार्क का कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से इस तरीके से सहयोग करना कि एक दूसरे के खिलाफ न होकर, एक दूसरे के हित एक दूसरे के खिलाफ न जाकर एक दूसरे के पूरक बन जाएं। अमूमन हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में देखते हैं कि कई बार राज्यों के हित जो हैं वो टकराते हैं एक दूसरे से, लेकिन सार्क के अनेक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत ये है कि हमें इस प्रकार से एक दूसरे से सहयोग करना है कि हमारी जो विरासत है उस पर आँच ना आने पाए और एक दूसरे के हम पूरक होना कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों। तो ये सार्क के सिद्धांत हैं। अब आगे हम मित्रों बात करते हैं कि सार्क का संगठनात्मक ढांचा या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है सार्क। तो जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सब अंग जुड़े हुए हैं और ये सब, इन सब के अपने अपने एक सांगठनिक संरचनाएं हैं और उन आधारों पर ये काम करते हैं। ठीक वैसे ही सार्क या दक्षेस का भी एक संगठनात्मक ढांचा या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो इसको हम समझ लेते हैं। थोड़ा तकनीकी है और इसलिए आप इसको ध्यान से सुने और ये समझेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो देखिए, जहाँ तक सांगठनिक ढांचे की बात है सार्क की, तो 1983 में ही 1983 में नई दिल्ली में जो सार्क के विदेश मंत्रियों का जो सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो उसी में ही सार्क के संगठनात्मक ढांचे को लेकर स्पष्टता आई कि कैसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा। और इसके बाद जो विदेश मंत्रियों का जो सम्मेलन था 1983 का, इसके बाद एक जो रूपरेखा तैयार हुई, उसमें सार्क का जो संगठनात्मक ढांचा था वो 4 स्तरीय हुआ। एक तरह से 4 स्तरीय ढांचे के रूप में विकसित किया गया इसके सांगठनिक स्वरूप को। तो इन चारों स्तरों को हम समझते हैं तो हम प्रयास करेंगे नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, ना कि ऊपर से नीचे। तो सबसे नीचे या निचले स्तर पर अगर हम देखें सार्क में, तो ये अधिकारियों और विशेषज्ञों का एक समूह होता है जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं और ये इसको हम तकनीकी समिति के रूप में जान सकते हैं। और ये समिति जो है वो अनेक विषयों पर विचार करती है और एक अकादमिक शोध करती है। अनेक जो संभावनाओं के, सहयोग की संभावनाओं के अनेक विषय हैं। और तो ये चौथा स्तर हुआ। तीसरे स्तर पर विदेश सचिवों की स्टैंडिंग कमिटीज़ होती है। एट द थर्ड लेवल इज़ देयर द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ सार्क कंट्रीज़, सार्क मेंबर स्टेट्स। और ये कमेटी जो है वो जो तकनीकी समिति है उसके सुझावों पर मंथन करती है। और ध्यान रखें कि कम से कम ये 1 वर्ष में एक बार ज़रूर मिलती है। और ये हुआ एक तरह से विदेश सचिवों की एक तरह से एक समिति है, स्टैंडिंग कमेटी जिसे कहते हैं, जो मंथन करती है तकनीकी समिति के द्वारा सुझाए गए जो बिंदु हैं उस पर। इसके ऊपर यानी कि